नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नजर आ रहे मतभेदों का सिलसिला जारी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शुक्रवार को यह बहस आगे बढ़ाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी करेगी। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी नासमझ है तो क्या करें, उसे हिंदी समझ नहीं आती है तो क्या करें। हमने ये नहीं कहा कि हम 7 सीटों पर लड़ेंगे, हमने कहा कि हम 7 सीटों पर तैयारी करेंगे। फिर गठबंधन होता है या नहीं होता है तो उस हिसाब से तय करेंगे कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर घटिया स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा रुख यह है कि हम इस पार्टी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनकी राजनीति बहुत गलत और घटिया है, उसमें भ्रष्टाचार है, शिष्टाचार कहीं नहीं है, झूठ बोलने की आदत है, राष्ट्रवाद को गलत ढंग से इस्तेमाल करने की आदत है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत ही 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के खिलाफ लड़कर हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान खुद को दिल्ली का बेटा करार दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी दिल्ली वालों को हराना चाहते हैं, मोदी जी दिल्ली वालों के बेटे को हराना चाहते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ना दिल्ली वाले हारेंगे ना दिल्ली वालों का बेटा हारेगा, डटकर मुकाबला करेंगे। केजरीवाल बोले, मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपका एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत कर आएंगे। दिल्ली के लोगों का हक मैं वापस दिलाऊंगा और उसके बाद 100 की बजाय 200 और 300 की स्पीड से काम होगा, लेकिन तब तक काम रुकेंगे नहीं आपके। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक जवाब में कहा कि नूंह जिले में विध्वंस अभियान से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 354 थी, जिनमें से 71 हिंदू और 283 मुस्लिम थे। बता दें, जिले में 31 जुलाई की सांप्रदायिक हिंसा के बाद कथित अवैध विध्वंस के अभियान के खिलाफ स्वतः संज्ञान जनित याचिका के जवाब में नूंह का उपायुक्त धीरेन्द्र ने यह जवाब दायर किया था। राज्य ने कहा कि 2011 की जनगणना से साफ पता चलता है कि नूंह एक मुस्लिम बहुल जिला है। राज्य के जवाब में यह भी बताया गया कि नूंह की पुनाहना तहसील में मुस्लिमों की आबादी 87% और फिरोजपुर झिरका में 85% है। सरकार ने न्यायमूर्ति रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ के समक्ष ये दलील दी। विध्वंस अभियान पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में पूछा था कि क्या कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में एक विशेष समुदाय की संपत्तियों को निशाना बनाया गया था और क्या जातीय सफाया का अभ्यास किया जा रहा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर कोटा के कांग्रेस नेता कुंदन यादव ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कोटा सिटी के एसपी से मिलकर अमित मालवीय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुंदन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के लिए जीवन समर्पित करने वाले, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले महान शख्सियत, देश के गौरव स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने गलत बयानबाजी की। देश व समाज की महान शख्सियत के साथ साथ अमित मालवीय ने भारतीय सेना का भी अपमान किया, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। हालांकि सचिन पायलट ने इसको झूठ बताया और सच्चाई बताकर उनको करारा जवाब दिया था, जिसके बाद से सचिन पायलट के समर्थन में अशोक गहलोत भी उतर आए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी अजय राय को दी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी। अजय राय से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसका जवाब देते हुए अजय राय ने कहा, बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ खड़े हैं। इसके बाद अजय राय से पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी। अजय राय ने सवाल पर जवाब दिया कि प्रियंका गांधी जी की बनारस से अगर इच्छा होगी तो हमारा एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। बता दें, स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा सांसद हैं। 2019 के चुनावों में स्मृति ने राहुल गांधी को इस सीट पर हराया था। तब राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे और वहां से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। स्मृति ईरानी पर अजय राय बोले, स्मृति 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई क्या? यहाँ अमेठी के लोग आए हैं, जनता को जवाब दें कि चीनी कहाँ गई। बीजेपी ने एमपी में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है।
पहली ही लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को झटका लगा है। उनके साथ कांग्रेस से आए एक समर्थक का टिकट कट गया है। गोहद विधानसभा सीट से सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव को टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह पर बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लाल सिंह आर्य गोहद से 3 बार विधायक रह चुके हैं और शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव ने लाल सिंह आर्य को हराया था। बाद में रणबीर जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। लाल सिंह आर्य को साइड कर बीजेपी ने गोहद से रणबीर जाटव को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। रणबीर जाटव कांग्रेस के मेवाराम जाटव से बुरी तरह हार गए। लाल सिंह आर्य को बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद से ये संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी लाल सिंह आर्य को भिंड लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। इस बार बीजेपी ने सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव का पत्ता काट दिया है। बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को गोहद विधानसभा का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अभी तक संभावना लग रही थी कि रणबीर जाटव को एक बार फिर से सिंधिया टिकट दिलवाने में सफल हो सकते हैं। बिहार के अररिया जिले में शुक्रवार तड़के अज्ञात लोगों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रानीगंज बाजार इलाके की है। एक हिंदी दैनिक के लिए काम करने वाले विमल कुमार यादव की प्रेमनगर गांव में उनके आवास पर ही गोली चलाई गई। बिहार पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि हमलावरों ने सुबह करीब 5:30 बजे यादव के घर का गेट खटखटाया और जैसे ही उन्होंने गेट खोला उन पर गोलियां चला दी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अररिया के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच चल रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले पीड़िता के भाई जो सरपंच थे उनकी भी इस तरह ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विमल कुमार यादव मुख्य गवाह थे और संदेह है कि उनकी हत्या भी उसी से जुड़ी हो सकती है। यादव ने कथित धमकियों के बावजूद अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान अपने भाई के हत्यारे के खिलाफ गवाही दी थी। पत्रकार की हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे दुखद घटना बताया है और कहा है कि खबर सुनते ही उन्होंने तुरंत अधिकारियों को अपराध की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा कि किसी पत्रकार को इस तरह कैसे मारा जा सकता है। सीएम ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को सजा दी जाएगी। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि इस घटना से पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि बिहार में पत्रकारों और यहां तक कि पुलिस कर्मियों सहित निर्दोष नागरिकों की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा अररिया में जो हुआ वो वास्तव में दुखद है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले घमंडिया महागठबंधन के राज्य में सरकार बनने के बाद से ही ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार सुबह राज्य के नागा बाहुल्य उखरुल जिले के एक गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वारदात को सुबह करीब 4:30 बजे अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों के एक समूह ने गांव की रखवाली कर रहे 3 लोगों की हत्या कर दी। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अब उखरुल जिले के कुकी थोबाई गांव पर हुई भारी गोलीबारी में 3 युवक मारे गए। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मणिपुर हिंसा में एक बार फिर से 3 लोगों की जान चली गई। अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मणिपुर बीते कई महीनों से जल रहा है। लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। पीएम मोदी, आप हिंसा रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? नू हिंसा के बाद हरियाणा में मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार जैसे नफरती भाषणों को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकीलों के फोरम ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवार चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा है। इसमें मांग की गई है कि नूह सहित हरियाणा के विभिन्न स्थानों में नफरत भरे भाषण हाल के दिनों में दिए गए हैं। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इन वीडियो में मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार जैसी नफरती बातें कही गई हैं। इन महिला वकीलों ने मांग की है कि इन नफरती भाषण के वीडियो को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करे। 101 महिला वकीलों के हस्तक्षेप वाले 3 पेज के इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए इन्हें रोकने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने नफरत से भरे भाषण वाले वीडियो पर चिंता जताते हुए कोर्ट से अपनी 3 मांगें की हैं। उन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार को नफरती भाषण रोकने के लिए कदम उठाने, नफरती भाषण के वीडियो पर रोक लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मिली सजा में छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कड़े सवाल किए हैं। इसने पूछा कि समय से पहले रिहाई की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है। अदालत ने यह तब कहा जब गुजरात सरकार ने
दलील दी कि जघन्य अपराधों के दोषी कैदियों को सजा पूरी करने और पछतावा दिखाने पर समय से पहले जेल से रिहा कर सुधार का मौका दिया जाए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के बलात्कार और उनके परिवार की हत्या के दोषी ठहराए गए लोगों की असामयिक रिहाई पर याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रहा है। बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को भीड़ द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थीं। बिल्किस की उम्र उस समय 21 साल थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषी जब गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत जेल से बाहर आए थे तो उन्हें रिहाई के बाद माला पहनाई गई थी और मिठाई खिलाई गई थी। इसी रिहाई मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर सवाल उठाए हैं। न्यायाधीशों ने गुरुवार को कहा कि जहां तक समय से पहले छूट देने का सवाल है, गुजरात सरकार मुश्किल स्थिति में है। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पूछा, छूट की नीति को चुनिंदा रूप से क्यों लागू किया जा रहा है और ये कानून जेल में कैदियों पर कितना लागू किया जा रहा है? हमारी जेलें खचाखच भरी क्यों हैं? विशेषकर विचाराधीन कैदियों के साथ छूट की नीति चुनिंदा रूप से क्यों लागू की जा रही है? 4 घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। शिमला में एक शिव मंदिर के मलबे से एक और शव निकाला गया। गुरुवार को चंबा जिले में 2 और लोगों की मौत हो गई। इन मौतों के साथ ही बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। इनमें से 21 मौतें शिमला में 3 बड़े भूस्खलनों, समर हिल में शिव मंदिर में और फागली में कृष्णनगर में हुई हैं। मंदिर के मलबे में अभी भी 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। शिमला मंदिर में हुए भूस्खलन में 7 लोगों का एक परिवार तबाह हो गया। हिमाचल में विनाशकारी बारिश ने न केवल बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है बल्कि पूरे परिवारों को भी उजाड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे नुकसान होने से रोकने के लिए पूरे उपाय किए जा रहे हैं। एलोन मस्क ने शुक्रवार को भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी की तारीफ करते हुए उनकी उम्मीदवारी को आशाजनक बताया। ट्विटर के मालिक मस्क ने रिपब्लिकन नेता द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मस्क ने साक्षात्कार को दोबारा पोस्ट किया जिसमें 37 वर्षीय को अमेरिका में सबसे कम उम्र के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताया गया था। इसके साथ ही मस्क ने लिखा, वो एक बहुत ही आशाजनक उम्मीदवार हैं। बता दें, विवेक रामास्वामी ने हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालयों से स्नातक किया है और उनका जन्म भारतीय माता पिता के घर में हुआ था जो केरल से अमेरिका चले गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।